देश भर में डिजिटल अरेस्ट जो है वो कई लोगों को अपना शिकार बना रहा है। अभी हाल ही में वर्धमान ग्रुप जो कि एक काफी बड़ा ग्रुप है, उसके मालिक को भी शिकार बनाया गया। और अगर देहरादून उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर एक अध्यापक को भी शिकार बनाया गया, जिसमें उनके करीब 2 करोड़ 27 लाख रुपए निकल गए। और इसको लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड साइबर सेल को जो अभी लीड कर रहे हैं अंकुश मिश्रा, डिप्टी एसपी हैं, पोस्टेड हैं साइबर सेल में, और लगातार जागरूकता के वीडियोस भी बनाते हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। उनसे डिटेल लेते हैं एसओ को कैसे धरा जाए और डिजिटल अरेस्ट पे किस तरह से काबू पा सकते हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मिश्रा जी, जो ये डिजिटल अरेस्ट जो हो रहा है, सबसे पहली बात तो ये होता कैसे है, लोग कैसे एक ऑनलाइन अरेस्ट हो जाते हैं, फोन भी नहीं काट पाते हैं, इसका क्या मोडस ऑपरेंडी है? इसमें जितने भी आपके दर्शक हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है। डिजिटल अरेस्ट इस समय भारत में एक उभरती हुई चुनौती है, जिस क्रम में आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इसमें आमूमन लोगों को कोई भी व्हाट्सएप हो गया, कोई भी सोशल मीडिया, टेलीग्राम, मैसेंजर, कुछ भी हो गया, जहां पे उनसे दोस्ती की जाती है, उनसे परिचय बनाया जाता है, उनको अलग अलग ग्रुप्स में ऐड किया जाता है। उन ग्रुप्स में उनको अलग अलग इन्वेस्टमेंट मॉडल दिए जाते हैं। तो जो लोग उसमें इच्छुक होते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनको फिर पर्सनली 1-to-1 मैसेज किया जाता है और कहा जाता है कि आप स्काइप कॉल पे आइए या गूगल मीट पे आइए, आपको ब्रीफ किया जाएगा कि कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। जिस क्रम में जब व्यक्ति उस स्काइप कॉल या गूगल मीट कॉल पे जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल पे जाता है, तो वहां पे वो देखता है, वो एकदम से शॉक हो जाता है कि सामने एक सीबीआई का ऑफिस है या कोई स्पेसिफिकली ईडी का ऑफिस है या मुंबई क्राइम ब्रांच का एक फेक ऑफिस है। और बोलेंगे, वो यूनिफॉर्म पहन के बैठे रहते हैं लोग और बोलते हैं कि आपको हम सूचित करना चाहते हैं कि आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया है, आपके खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं, कुछ एविडेंसेस मिले हैं, किसी अपराध में, किसी मनी लॉन्ड्रिंग में या किसी हीनियस ऑफेंस में आपके उसमें एविडेंसेस पाए गए हैं और आपको जेल भेजा जाएगा और आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल लिया गया है। जहां पे ये जो व्यक्ति होता है, जो हमारा पीड़ित होता है, उसकी मनोस्थिति काफी खराब हो जाती है, वो घबरा जाता है और फिर वो बचने का प्रयास करता है। जिस क्रम में वो बोलेंगे कि आपको कहीं नहीं जाना है, अगर आपने ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल छोड़ी तो आपके घर वालों को भी हम जेल भेज देंगे, आपके खिलाफ एक्स्ट्रा पेनल्टी लग जाएगी। तो इस क्रम में वो पैसा देना शुरू कर देता है अपने आप को बचाने के लिए, लगातार पैसा देता रहता है। और उसको हर 15 मिनट में या हर 20 मिनट में अगर पानी पीने भी जाना है तो अपनी स्थिति को व्हाट्सएप पे अपडेट करना पड़ता है कि मैं पानी लेने गया हूं, मैं फ्रिज खोल रहा हूं। तो लगातार उसको कह सकते हैं ब्लैकमेल करके रखा जाता है। और जब फाइनली वो काफी लाखों से करोड़ों रुपए गवा देता है और जब वो बैठता है कि मुझे अब किसी फ्रेंड से लोन लेना पड़ेगा या मुझे बैंक जाना पड़ेगा, तब वो व्यक्ति जब अपने घर से बाहर निकलता है और किसी थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन से जब बात करेगा, तो वो व्यक्ति इसको सूचित करेगा कि आप किस चक्कर में पड़ गए, ये सारा का सारा स्कैम है। तो फिर वो फाइनली पुलिस में रिपोर्ट करता है और कहता है कि सर, मेरे साथ कोई फ्रॉड हुआ है। जिसको जब हम उस पूरी चीज को समझते हैं तो पता चलता है कि ये डिजिटल अरेस्ट का स्कैम उसके साथ हो चुका है। कई कई मोडस ऑपरेंडी इस तरह के भी आते हैं कि अचानक आपके पास कॉल आएगा, बिल्कुल। उसमें आपको बताया जाएगा कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर जो है वो इस अपराध में यूज हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग में यूज हुआ है, आपके अकाउंट का में 20 लाख रुपए डाले गए हैं, आप इसके दोषी हैं। ये क्या होता है? मतलब लोगों को इतना डर लगता है, हालांकि उत्तराखंड पुलिस में चीजें सब सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं, तो सीधे लोग सोशल मीडिया पे ही उत्तराखंड पुलिस से उस समय संपर्क क्यों नहीं कर पाते? इसको कैसे रोका जाए? इसमें सबसे बड़ा जो रीजन जो मैंने देखा है, क्योंकि मैं साइबर क्राइम को ना सिर्फ डील करता हूँ, मैं उसे स्टडी भी करता हूँ। मैंने अमूमन देखा है कि साइबर क्राइम को अमूमन सॉफ्ट क्राइम समझते हैं लोग। और दूसरी चीज क्या होता है कि जो लोग अमूमन बड़ा पैसा देते हैं वो ज्यादा एजुकेटेड बैकग्राउंड के होते हैं, तो उनको एक छोटा सा भ्रम होता है कि मेरे साथ साइबर क्राइम नहीं हो सकता। तो अमूमन वो हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो नहीं करते, या जो भी भारत सरकार गृह मंत्रालय I4C का साइबर दोस्त करके पेज है, उसे अमूमन लोग फॉलो नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि ठीक है, साइबर क्राइम हमारे साथ नहीं होगा, हमने अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और दुनिया भर के सेफ्टी फीचर्स रखे हैं। परंतु जब कोई साइबर क्राइम क्या है, हर 6 महीने में इवॉल्व होता रहता है, कोई नया तरीका आ जाएगा। तो जब कोई नया तरीका, जैसे आपने बहुत सही बात बोली कि उसको थोड़ा डराते हैं कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड पकड़ा गया है, आपके पास एक पार्सल एयरपोर्ट में पकड़ा गया है, उसमें कुछ ड्रग्स पाया गया है, कुछ ऐसा एलिमेंट है जिसके अगेंस्ट आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, तब वो व्यक्ति घबरा जाता है। और इसमें वेरी करता है, कुछ लोग घबराते हैं, कुछ लोग कहते हैं ठीक है फ्रॉड कॉल है, कार्ड 10 में से हो सकता है 3 लोग 4 लोग हैं जो घबरा जाएं। और फिर वहां पे क्योंकि उनको जागरूकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने कभी साइबर क्राइम को सीरियसली लिया नहीं, जिस कारण से जब उनके साथ वो क्राइम होता है तो उनकी साइकोलॉजी वहां खराब होती जाती है, क्योंकि वो ब्लैकमेल करता जाएगा और सामने वाला फिर अल्टीमेटली सोचेगा कि मुझे समाज में अपनी इज्जत बचानी है, अपने फैमिली को बचाना है, तो वो सोचता है ठीक है मैं पैसे दे देता हूं। इस क्रम में जो पैसे देना शुरू करता है तो वो रुकता नहीं है, और फिर लाखों रुपए जब वो दे देता है तो ब्लैकमेलिंग इस हद तक आ जाती है
कि वो कहेगा कि आपने 40 लाख 50 लाख दे दिए तो आप एक काम करिए 20 लाख रुपए और डालिए तो मैं आपको 70 लाख रिफंड कर दूंगा। तो ऐसे करते करते अल्टीमेटली आदमी करोड़ों रुपए दे जाता है। अच्छा, ये भी देखा जाता है कि लोग घबरा जाते हैं जैसे ही इस तरह के, क्योंकि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, काफी वैल्यूएबल और प्रेशियस डॉक्यूमेंट्स हैं। आपका मोबाइल नंबर हो गया, कैसे उन तक पहुंचा? और अगर सच में भी अगर पुलिस कॉल कर रही है तो मुझे डरने की जरूरत क्यों नहीं है कि अगर मैं बेकसूर हूं तो? बिल्कुल। इसको कैसे आप समझाएंगे कि एक आम आदमी जो है, अगर उसको सच में भी पुलिस कॉल कर रही है कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड और मोबाइल नंबर जो है वो हमारे पास है, या कहीं उसको लेकर क्राइम हुआ है, तो उसमें कैसे अपनी लोकल पुलिस से मदद मांगे? इसमें बिल्कुल मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा, बहुत अहम सवाल है। पहली चीज तो ये है कि अगर कभी आपको ऐसी कॉल आती है, क्योंकि जो भारत में नया कानून आया है उसके तहत अब आपको ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी ऑनलाइन माध्यम से आपको नोटिस आएंगे, समन आएंगे। तो हो सकता है आपको सच में ऐसा कुछ नोटिस या समन आ जाए, तो इसमें आवश्यक है कि आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाइए, वहां से वेरीफाई करें कि सर ये फला डिस्ट्रिक्ट या फला स्टेट ने मुझे एक नोटिस दिया है। उस समय डील करने की जरूरत नहीं, उस समय आपको डायरेक्टली डील करने की जरूरत नहीं, कंसर्निंग पुलिस स्टेशन उसको वेरीफाई करके दे देगी। जैसे हमारे यहाँ पे देहरादून में भी और रुद्रपुर में भी लगातार लोग आते रहते हैं जो हमारे सारे पुलिस स्टेशन है, तो उनको हम वेरीफाई कर देते हैं कि सच में जेन्युइन है कि नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि जो मैंने बात बोली कि यहाँ पे अवेयरनेस बहुत एसेंशियल है, कि लोग अवेयरनेस नहीं लेते, तो कहीं ना कहीं जब उनको नया प्रकार का साइबर क्राइम स्ट्राइक करता है तो वहां भयभीत हो जाते हैं। तीसरी चीज क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो हमारा दूरसंचार विभाग है, उसने कुछ पोर्टल्स बना रखे हैं, जो कि आपकी जागरूकता के लिए बताना चाहूंगा सारे दर्शकों के लिए कि हमारा संचार साथी पोर्टल है। संचार साथी पोर्टल में उन्होंने 6 सब पोर्टल बना रखे हैं, जिसमें एक टैफकॉप करके पोर्टल है जहां पे आप चेक कर सकते हैं कि मेरे आधार कार्ड पे कितने मोबाइल नंबर इशूड हैं। तो इसी प्रकार से कोई फेक नंबर अगर आपको रिपोर्ट करना है तो चक्षु प्लेटफॉर्म है उसी संचार साथी में। इसी प्रकार से अलग अलग सुविधाएं भारत सरकार जो डीओटी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उन्होंने दे रखी है। तो मैं आप सबके जितने भी दर्शक है उनसे यही अनुरोध करूंगा कि अगर आपके साथ कभी भी कोई ऐसा ठगी हो रहा है, कोई अपराध आपको आशंका लग रही है, आप जितनी हो सके लोकल पुलिस स्टेशन को तुरंत रिपोर्ट करें। और अगर इनकेस अगर आप गलती से पैसा दे भी देते हैं तो जितनी जल्दी हो सके आप 1930 पे रिपोर्ट करें। आपने रिपोर्ट करने की भी बात की। पहले तो मैं जानना चाहूंगा, उत्तराखंड में अभी तक डिजिटल अरेस्ट के कितने मामले हैं? इसमें अमूमन जो साइबर पुलिस स्टेशन हमारे यहाँ पर हैं, हम अमूमन 20 लाख के ऊपर के केसेस को डील करते हैं। तो उसमें मेरे पास लगभग इस साल 70 से 80 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं, जिसमें डिजिटल अरेस्ट के लगभग आप कह सकते हैं 40 to 50 केसेस हैं। तो हाफ केसेस मेजोरिटी कह सकते हैं कि जो मेरे पास केसेस आ रहे हैं वो डिजिटल अरेस्ट या इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के ही आ रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि जो अमूमन जो छोटे केसेस तो नहीं कहूंगा, परंतु जिनका अमाउंट कम है, उनमें भी हमने देखा है कि लगातार हमें अगर औसतन अगर मैं बोलूं तो औसतन हमें काफी कंप्लेंट्स प्राप्त होती है, जो कि ईयर टू ईयर वेरी करती है। जैसे पिछले साल भी हमें करीबन 10 से 12 हजार कंप्लेंट्स आई थी। उत्तराखंड साइबर सेल के डिप्टी एसपी अंकुश मिश्रा ने हमें बताया कि 150% से ज्यादा पिछले साल और इस साल को कंपेयर करें तो वृद्धि हुई है। वहीं इसमें कन्वर्जन रेशियो जो है 90% का रहा है, यानी कि गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। लेकिन अंकुश मिश्रा का कहना है कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और किसी भी तरीके की वीडियो कॉल या व्हाट्सएप कॉल, जूम कॉल के लिए अगर उनको फोर्स किया जाता है तो पहले अपने नजदीकी थाने या फिर जो जिला हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर जाएं और जो भी उनके पास मैसेज या ऑनलाइन नोटिस आया है उसको वेरीफाई करें। उसको ऑनलाइन डील करने की जरूरत नहीं है, जिससे कि अमूमन लोग जो है घबरा कर फंस जाते हैं। अब लगातार जो है डिजिटल अरेस्ट बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े लोग भी इस चंगुल में फंस रहे हैं, तो गरीब लोगों का क्या ही कहना। लेकिन उत्तराखंड पुलिस लगातार दावा कर रही है कि इसमें धरपकड़ जारी है। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।